स्टानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया बिल्डिंग ए कैरेक्टर का अध्याय 8 स्वर वाचन और विराम का भाग 2। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए स्टानिस्लावस्की भावनाओं को पूरी तरह से भूलने और भीतर के बिंबों पर अपना पूरा ध्यान लगाने, उन्हें बड़ी सावधानी के साथ पढ़ने और यथासंभव पूर्णता से गहराई में उतरकर विशुद्धता के साथ उनका निर्माण करने की सलाह देते हैं। अभिनय की इस प्रक्रिया को अपनाकर शब्द अपने और दर्शकों की बजाय सामने खड़े व्यक्ति के लिए बोलने पर यह प्रणाली और अधिक स्थायित्व और शक्ति के साथ प्रतिफलित होती। तभी ये लगेगा कि जो कुछ हमारे मन की आंखों के आगे है उसे दृश्य में अपने सहयोगी तक हमें पहुंचाना है। यह अपेक्षित को चरमावस्था तक करने की मांग करता है। तभी वो इच्छा शक्ति को जगाकर भीतर के उत्प्रेरक शक्तियों और अभिनेता की रचनात्मकता चेतना के साथ विभिन्न तत्वों को सजग करेगा। स्टानिस्लावस्की की दृष्टि में भी ये कार्य प्रणाली कोई नई नहीं है। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया का प्रयोग नाटकीय गतिविधि और कार्य व्यापार के संचालन में भी होगा, लेकिन वहाँ असंतुलित भावात्मक स्मृतियों को जगाने तथा भूमिका की अविच्छिन्न रेखा के निर्माण में सहायता हेतु अपेक्षाकृत अधिक इंद्रिय गोचर और संतुलित भौतिक व्यापारों का प्रयोग अनिवार्य होता है। अंतरंग बिंबों की उसी अविच्छिन्न रेखा की खोज तथा शब्दों द्वारा उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी इस पद्धति की आवश्यकता मालूम पड़ती है। प्रक्रिया का पहला चरण था भौतिक चेष्टाओं से भावनाओं को आकृष्ट करना। शब्दों और वाचन की प्रक्रिया का प्रयोग करते समय आंतरिक बिंब भावनाओं को जगाने की भूमिका निभाते हैं। स्टानिस्लावस्की मन के भीतर की इस फिल्म को मन की आंखों के आगे खोलने और एक चित्रकार या कवि की तरह यह प्रकट करने की कोशिश करने की सलाह देते हैं कि प्रतिदिन के प्रदर्शन में क्या और कैसे देखा जाए। पुनरावलोकन के सभी अवसरों पर अभिनेता को ये जानकारी रहेगी कि मंच पर उसे क्या कहना है। ये अच्छा ही होगा कि पुनरावलोकन को दोहराते समय कुछ न कुछ परिवर्तित तो होगा ही। अप्रत्याशित और आशु उत्प्रेरण रचनाशीलता के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। स्टानिस्लावस्की इस कार्य पद्धति को अभिनेता का स्वभाव बनाने के हिमायती हैं। इसे स्वभाव बनाने के लिए लंबे और सुव्यवस्थित अभ्यास की जरूरत होती है। अभिनेता का ध्यान भली भांति संतुलित न होने पर भूमिका के अंतरपाठ की रेखा बार बार टूटती है। उस समय यह जरूरी होता है कि यथाशीघ्र अंतर जगत में दिखाई दे रही किसी मूर्त वस्तु को जीवन रक्षा पेटी की भांति पकड़ा जाए। स्टानिस्लावस्की का मानना है कि बार बार दोहराने पर भूमिका की रेखाएं तो जल्दी ही छिज जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत दर्शात्मक बिंब बार बार दोहराए जाने पर और अधिक मजबूत तथा विस्तृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कल्पना निरंतर गतिशील रहती है। इसकी नवीनीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें विस्तार होता रहता है और वो भीतर चल रही फिल्म को जीवंत बनाए रखती है। इसलिए जल्दी जल्दी होने वाला पुनर्प्रक्षेपण हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है। स्टानिस्लावस्की ने इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक तकनीक कहा है। स्टानिस्लावस्की के अनुसार रंगमंच पर अभिनेता के वाचन का पहला कार्य उस दृश्य में अपने सहयोगी को चित्रात्मक अंतरपाठ के माध्यम से अपनी पंक्तियों को पहुंचाना है और दूसरा दर्शकों के सामने उसे पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होता है। ये दोनों ही व्यापार कैसे संपन्न किए जा सकते हैं, ये समझाने के लिए तोस्तर ने वास्या से मंच पर जाने और अपनी रुचि से कुछ पंक्तियां बोलने के लिए कहा। वो जो कुछ बोला उनमें अनेक शब्दों के घालमेल हो गया और विराम गलत जगहों पर लग गए। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ अस्पष्ट हो गया। तोस्तर ने तब सलाह देते हुए कहा कि अभिनेता को अपने संवाद की शब्दावली को पहले सुव्यवस्थित अनुक्रम
प्रदान कर देना चाहिए और उसके बाद उसे उचित समूह में विभाजित कर देना चाहिए। इसी प्रकार ये समझा जा सकता है कि कौन शब्द किसके साथ जुड़ता है और कौन से भाग एक शब्दावली या एक विचार के साथ समन्वित होते हैं। रंगमंच पर संभाषण के लिए उसकी शब्दावली को समुचित परिमाणों में विभाजित करने के साथ साथ विश्रामों की या तार्किक विरामों की व्यवस्था जरूरी होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं दोहरे और परस्पर विरोधी प्रयोजन संपन्न करती है। तार्किक विराम शब्दों को समुदाय वाचन परिमाण में बांटकर उन समुदायों को एक दूसरे से अलग करती हैं। वाचन में विश्राम अथवा विराम का महत्व केवल रंगमंच पर ही नहीं, सामान्य जीवन में भी होता है। इस संबंध में स्तानिस्लावस्की ने उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक वाक्य लिया है, लेकिन मैं हिंदी का एक वाक्य ले रहा हूं। मारो मत, जाने दो। इन शब्दों के बीच विराम का स्थान बदल दीजिए, अर्थ बदल जाएगा। आप कह सकते हैं मारो मत, जाने दो, या मारो मत, जाने दो। पहला वाचन दया की भावना प्रकट करता है, लेकिन दूसरा निर्ममता से मार डालने का आदेश देता है। इसलिए यह जरूरी होता है कि सामान्य जीवन की भांति रंगमंच पर बोलने के लिए भी समुचित स्थलों पर विराम दिए जाए। तौसर ने उस बात को प्रायोगिक रूप से समझाने के लिए अपने एक छात्र से कोई आत्म संवाद बोलने के लिए कहा। जब वो उस संवाद का एक नपातुला भाग बोल चुका तो उन्होंने उसे रोक दिया और समझाया कि दो तार्किक शाब्दिक संयोजनों या परिमाणों के बीच मूल पाठ की यथासंभव एक मिलीजुली इकाई यानी लगभग एक शब्द के रूप में बोलना चाहिए। उसे तोड़ो मत, टुकड़ों में मत उगलो। इस संबंध में कभी कभी कुछ अपवाद हो सकते हैं जो एक शाब्दिक समुदाय के बीच विराम के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ निश्चित नियम हैं। उनकी चर्चा यथास्थल होगी। ग्रीशा ने अपनी आदत के अनुसार बीच में ही मुद्दा खड़ा कर दिया कि हम पहले से जानते हैं कि विराम चिन्हों के अनुसार कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप ये कहने के लिए मुझे क्षमा करें तो प्रारंभिक पाठशाला में ही ये पढ़ाया जाता है। तौसर्क ने पूछा, अगर तुमने ये सीख लिया था तो तुम सही ढंग से क्यों नहीं बोलते? इसके अलावा जब तुम मंच पर होते हो तो तुम सही ढंग से बोलने की सभी ज़रूरतों को उसकी चरमावस्था तक क्यों नहीं ले जाते? मैं ये देखना चाहूँगा कि अपने हाथों में एक पुस्तक और पेंसिल लो और पढ़ते समय उसे वाचन के समुचित मापों में विभाजित करो। वाचन के इन मापों के साथ पढ़ने में व्यावहारिक लाभ निहित होता है। वो तुम्हें अपनी भूमिका के भीतर अनुभव करने की प्रक्रिया में भी सहायता करेगा। संवाद का समुचित मापों में विभाजन और नाट्य लेख का उसके अनुरूप पढ़ा जाना हमें शब्दावलियों के विशेषण और उसके सार तत्व तक पहुंचने में सुअवसर भी देता है। अगर हम ये प्रक्रिया नहीं अपनाते तो बोलने का तरीका नहीं समझ सकते। सुनिश्चित अनुपातों के साथ बोलने की आदत वाचन को और अधिक गरिमामय, बोधगम्य तथा अंतर्वस्तु को गंभीर बना देगी। मंच पर जब अभिनेता इस ढंग से बोलता है तो मूल अभिप्राय के साथ उसके मन को बराबर जुड़े रहने को विवश करता है। जब तक अभिनेता इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक न तो शब्दों के प्रधान प्रयोजनों से कुछ सिद्ध होता है और न आत्म संवाद के सचित्र अंतरपाठ के संप्रेक्षण की कोशिश का कोई लाभ होता है और न अंतरपाठ की संरचना की सार्थक तैयारी हो पाती है। स्तानिस्लावस्की इसलिए मंच पर सबसे पहले संवाद या वाक्यांशों को विभिन्न परिमाणों में विभाजित करके उनके बीच जरूरी स्थलों पर तार्किक विराम रखने की बात को रेखांकित करते हैं। स्तानिस्लावस्की ने मंच पर नाट्य संवादों की अदायगी में व्याकरण द्वारा निर्धारित विराम चिन्हों के प्रयोग को आवश्यक माना है। तौसर ने इस संबंध में अपने छात्रों को समझाते हुए कहा था कि वाचन में तार्किक विरामों को रखने और वाक्यांशों का समुचित मापों में विभाजन के बाद उन्हें विराम चिन्हों के अनुसार स्वर विन्यास से पाठ के महत्व को भी समझना चाहिए। विराम चिन्हों के लिए विशेष तरह से
सस्वर पाठ की जरूरत होती है। अल्प विराम, संबोधन तथा प्रश्नवाचक चिन्हों, पूर्ण विराम तथा अन्य चिन्हों की अपनी अपनी विशिष्ट अर्थ भंगिमाएं होती हैं। सस्वर वाचन को बिना प्रयोजनों को पूरा नहीं कर सकते। पूर्ण विराम से वाचन के उसके अंतिम घुमाव को छोड़ दिया जाए तो श्रोता को लगेगा ही नहीं कि वाक्य पूरा हो गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह से यदि उसके विशेष ध्वन्यात्मक घुमाव को ग्रहण किया जाए तो श्रोता ये समझेगा ही नहीं कि उससे कोई सवाल पूछकर जवाब की आशा की जा रही है। रंगमंच पर स्वर वाचन में प्रत्येक विराम चिन्ह श्रोता पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है और उसे क्रियाशील भी करता है। प्रश्न का ध्वन्यात्मक स्वर उत्तर की अपेक्षा करता है। विस्मयबोधक चिन्ह सहानुभूति, समर्थन अथवा विरोध की भावना उत्पन्न करता है। जो कुछ उसके बाद कहा जाता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और इसी प्रकार अन्य विराम चिन्ह भी अपने अपने अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं। इन सभी तरह से सस्वर वाचनों की अनंत अभिव्यंजनाएं विराम चिन्हों की अंतर्निहित विशेषताएं हैं जो अभिनेताओं को वाचन में जल्दबाजी करने से रोकती है। तोत्सर्व ने इसके बाद कोस्या से ओथेलो का एक आत्मालाप पढ़वाया था, लेकिन जब वो विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए भी भली प्रकार नहीं पढ़ सका तो उन्होंने अल्प विराम के प्रयोग का कुछ विस्तार पर चर्चा में ये कहा था। अल्प विराम की प्रकृति में एक उल्लेखनीय विलक्षणता है। वो ये है कि उसका घुमाव उठे हुए हाथ की तरह श्रोता को सावधान करने का संकेत देता है कि वो धीरज के साथ अपूर्ण वाक्य पूरा होने का इंतजार करे। विशेष रूप से अधीर प्रकृति के व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी संकेत है। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि अल्प विराम के उस वाचिक घुमाव के बाद श्रोता बाध्य होकर धीरज के साथ वाक्य के जारी रहने अथवा पूर्ण होने का इंतजार करेंगे ही तो जल्दबाजी का कोई कारण नहीं रह जाएगा। इससे तुम्हें शांति मिलेगी और तुम अल्प विराम और उसमें निहित महत्व को प्यार करने लगोगे। स्तानिस्लावस्की की मान्यता है कि अगर अभिनेता अल्प विराम के पहले इस ध्वनि वैज्ञानिक रेखा को उठाने और विश्वास के साथ इंतजार करने के आत्मसंतोष को केवल समझ ले तो न तो किसी के टोकने की आवश्यकता रहेगी और न किसी जल्दबाजी की। प्रतीक्षा करते समय कर्तव्य और कर्म का कहीं और स्थानांतरण तुम्हारी मानसिक शांति की सुरक्षा की आश्वस्ति देता है, क्योंकि ये विश्राम उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाते हैं जिससे तुम बात कर रहे हो। ये वही व्यक्ति है जो पहले तुमसे जल्दी करने को कह रहा था। तोत्सर्व में अल्प विराम के प्रयोग के संबंध में एक कहानी भी सुनाई है। मैं एक नई नौकरानी को ये समझा रहा था कि बाहर के दरवाजे को चाबी कहाँ टाकी जाए। मैंने कहा था, पिछली रात जब मैं आया और चाबी ताले में लगी देखी। इतना कहने के बाद अचानक मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना है और मैं अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। कोई 5 मिनट बाद नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया था। दरवाज़ा खुलने पर उसने पूछा और चाबी ताले में लगी देखी। तुम देख रहे हो ना कि उस अल्प विराम के प्रयोग के साथ जो कंठ स्वर उठा था उसका प्रभाव पूरे 5 मिनटों तक बना रहा और उसने मांग की कि आवाज़ नीचे उतरे, वाक्य पूरा हो और फिर पूर्ण विराम हो। निष्कर्षतः तोत्सर्व ने कहा है कि रंगमंच पर सस्वर वाचन के साथ समुचित विश्रामों का प्रयोग करते हुए विराम चिन्हों के अनुरूप कंठ स्वर बदलने और अपेक्षा के अनुरूप बीच बीच में कहना बहुत ज़रूरी है। ये अभिव्यंजना कथन को सहज रूप से ग्राह्य बनाने के साथ उसके प्रभाव को भी बढ़ाती है। रंगमंच पर वाचन के संदर्भ में स्तानिस्लावस्की की बड़ी सुनिश्चित धारणा है कि केवल शब्दों के उच्चारण और विराम चिन्हों के प्रयोग के लिए ही नहीं वरन वाक्यांश और वाक्यों के लिए भी सस्वर पाठ को सुनिश्चित विधान होते हैं। तोत्सर्व ने वाचन के इन्हीं विधानों को स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य लिया था और उसे चढ़ाव उतार के साथ
लिखकर भी दिखाया था और चढ़ते समय लिखा था, यदि आप अपने पाठ की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे, स्ट्रेट लाइन में लिखा था, तो मैं फिर नीचे उतरते हुए लिखा था, आपके साथ काम करने से इनकार कर दूंगा। टॉसर ने इस रूप विधान को प्रकृति पर आधारित कहा था। उन्होंने कहा था कि कुछ अन्य प्रकार के रूप विधान भी होते हैं और उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। सस्वर पाठ के इस रूप विधान को उन्होंने स्वान नेक या डबल बैंड पीरियड की संज्ञा दी थी। यहाँ पहले उच्च बिंदु तक ऊपर उठता बिंदु विधान है, जहाँ अल्प विराम तार्किक विराम के साथ मिल गया है। तब मोड़ के बाद वाणी में अचानक नीचे की ओर जाने के पहले एक अस्थायी विश्राम आ गया है। वस्तुतः वाचन में आरोह अवरोह के इस प्रकार के विन्यास अनिवार्यतः आते हैं। रंगमंच पर वाक्यांश के और भी रूप विधान हो सकते हैं। अभिनेताओं को अपने वाचन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उन सभी ध्वनि विन्यासों से भली प्रकार परिचित होना चाहिए और फिर अपेक्षानुसार किसी एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कुछ अभिनेता ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रदत्त वाक्यांशों से वांछित अथवा उपस्थित शब्दों द्वारा नैसर्गिक रूप से संरचित वाचिक विन्यास की पकड़ नहीं हो पाती। वे अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जिन्हें सुलझा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। स्टानिस्लावस्की ने सवाल उठाया है कि अभिनेताओं की इस कमजोरी को दूर कैसे किया जा सकता है। उन्होंने स्वयं समाधान भी बताया है कि इस वस्तुस्थिति में अभिनेता को क्षेत्र का बाहर से विस्तार करना चाहिए और इस प्रयास में ध्वनि के बीच के अंतरालों को बढ़ाते हुए अपने स्वर विन्यास को एक आंतरिक औचित्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रक्रिया से उन्हें सत्य की खोज में मदद मिलेगी। अगर वे संवेदनशील होंगे तो जल्दी ही उसे पहचान भी लेंगे। वाचन के स्वरूप को व्यापक आधार देने तथा स्वर विन्यास में अंतरालों को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार की मनोदशा की जरूरत होती है। अगर अभिनेता की भावनाएं बाहर से सुलझाए गए स्वर विन्यास को जीवंत स्वरूप से समुचित प्रक्रिया में समर्थ हैं तो वह स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। फिर भी अगर वे अपेक्षित स्वर विन्यास को नहीं पकड़ पाते तो उन्हें बाहरी ध्वनि विधान से शुरुआत करनी चाहिए, उसे एक उचित आधार देना चाहिए और तब नैसर्गिक सटीक भावना की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। रंगमंच पर अभिनेताओं को सामान्य जीवन के बधेस रूप में नहीं वरन अपेक्षा के अनुरूप परिष्कृत रूप में बोलना चाहिए। टॉसर ने अगले दिन एक बार फिर विराम चिन्हों के विषयों को उठाया। इस संदर्भ में उन्होंने पहले कोस्या से ओथेलो के एक लंबे संभाषण को पढ़ने के लिए कहा। वह अपनी पंक्तियों को भली प्रकार संप्रेषित नहीं कर सका था। टॉसर ने इसका कारण यह बताया था कि कोस्या ने तार्किक विरामों को मनोवैज्ञानिक विरामों में बदल दिया था। ये भूल कर भी न हो, इसके लिए उन्होंने इन दोनों ही प्रकार के विरामों की निजी प्रकृति की जानकारी कराई थी। उन्होंने कहा था कि तार्किक विराम वाचन के परिणामों को नाट्यपाठ के सारे शब्दों को मशीनी ढंग से रूपायित करते हैं और इसी प्रकार उन्हें समझने में मदद मिलती है। मनोवैज्ञानिक विराम विचारों, वाक्यांशों और उनके परिणामों को अधिक सजीव बना देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति शब्दों के अंतर्पाठ के अभिप्राय को भी श्रोताओं तक पहुंचाने में सहायक होती है। अगर वाचन बिना तार्किक विरामों के समझा नहीं जा सकता तो बिना मनोवैज्ञानिक विरामों के उसमें जीवन का संचार ही नहीं होता। तार्किक विराम निष्क्रिय, औपचारिक और जीवन रहित होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अपेक्षा अनुसार अंतर्वस्तु से समृद्ध और सक्रियता से भरपूर होता है। तार्किक विराम हमारी बुद्धि का निर्देश मानते हैं, मनोवैज्ञानिक विराम हमारी भावनाओं की सेवा करते हैं। एक महान अभिनेता ने एक बार कहा था, अपने वाचन को नियंत्रित करो और अपने मौन को मुखर होने दो। मनोवैज्ञानिक विराम ठीक ऐसा ही होता है, एक मुखर मौन। इसलिए वो लोगों के बीच संप्रेषण का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। मनोवैज्ञानिक विराम में शब्दों का स्थान आंखों अथवा अन्य मौखिक अभिव्यंजनाएं ले लेती है।
मनोवैज्ञानिक विराम में अभिनेता की ओर से किरणों का संचार होने लगता है और मुश्किल से दिखाई देने वाली गतिविधियां संकेत करती चल पड़ती है। संप्रेषण के सभी सचेतन और अचेतन साधन उसके साथ सक्रिय हो उठते हैं। ये दोनों सचेतन और अचेतन प्रकार के साधन शब्दों को विलक्षण अर्थ भंगिमाओं से भर देते हैं। ये अक्सर बड़ी सघनता, चतुरता, परिपूर्णता से कार्य करते हैं। जब ये शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो मौन में उससे भी अधिक सम्मोहन उत्पन्न कर देते हैं। उनका शब्दहीन संवाद शब्दों के संवाद से कम रोचक, सार गर्भित और विश्वसनीय नहीं होता। ये कहना चाहिए कि वो शब्दों से कहीं बढ़कर होता है। ये मौन विराम अक्सर अंतर्पाठ के उस भाग को भी संप्रेषित करता है जो केवल हमारे चेतन से ही नहीं वरन अचेतन से भी निकलता है और जो मूर्त अभिव्यंजना द्वारा सहज रूप में अभिव्यक्त नहीं होता। ये सभी अनुभव और उनकी अभिव्यक्तियाँ नाट्य कला में बड़ी ही मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण होती हैं। स्तानिस्लावस्की ने इस प्रकार नाट्य कला में मनोवैज्ञानिक विराम को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये विराम किसी भी विधान के विधीन और अधीन नहीं होते और वाणी के सभी विज्ञान बिना किसी अपवाद के उसके अधिकार में होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विराम बड़े साहस के साथ उन स्थानों पर भी काम करता है जहाँ तार्किक और व्यवहारिक विराम असंभव दिखाई देते हैं। तोस्तर ने मनोवैज्ञानिक विराम की इस असाधारण सामर्थ्य को समझाने के लिए एक प्रसंग अवतरित किया है। मान लो हमारी नाट्य मंडली विदेश यात्रा पर जा रही है। हम अपने सभी छात्र अभिनेताओं को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, बस 2 को छोड़कर। वे कौन हैं? कोस्टा उत्तेजित होकर पोल से पूछता है। मैं। और यहाँ वो मानसिक आघात के प्रभाव को हल्का करने के लिए अथवा उसके विरुद्ध तिरस्कार की भावना को बढ़ाने के लिए? पोल जवाब में कहता है। और तुम? तोस्तर ने इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा था कि हर कोई ये जानना चाहता है कि संबंधवाचक और अपने बाद किसी विराम की अनुमति नहीं देता, लेकिन मनोवैज्ञानिक विराम ऐसे नियम को तोड़ने में संकोच नहीं करता और नियम के विरुद्ध रुकावट उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक विराम का ये भी अधिकार है कि वो तार्किक विराम को विनष्ट किए बिना उसकी जगह ले ले। इस प्रकार के परिवर्तन और परिवर्तित विराम के लिए यह अवधि अत्यंत लघु, अधिक या कम होनी चाहिए। यह पहले से सुनिश्चित है। अगर यह अवधि बढ़ाई जाती है तो तार्किक विराम को एक सक्रिय मनोवैज्ञानिक विराम में बदलना चाहिए, जिसका विस्तार अनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार के विराम के लिए अवधि कोई चिंता का विषय नहीं होती। ये उतने समय तक चलता है जितना उसे किसी दूसरे कार्य के लिए ज़रूरी होता है। उसका लक्ष्य नाटक के कार्य को आद्यंत रेखा और उसके उद्देश्य को दर्शकों की रुचि बांधने के लिए होता है। कभी कभी तो पूरे दृश्य को ही एक मनोवैज्ञानिक विराम के रूप में नियोजित किया जाता है। फिर भी इस विराम को बहुत लंबा हो जाने के खतरे से सावधानीपूर्ण बचाए रखना चाहिए। उद्देश्य की सिद्धि के साथ साथ ये प्रक्रिया भी संपन्न हो जानी चाहिए। ये स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसकी जगह शब्द का वाचन आ जाना चाहिए। स्तानिस्लावस्की ने वाणी के अन्य विरामों की भी चर्चा की है। पाश्चात्य गायन में उसके लिए एक विशेष जर्मन संज्ञा लुप्त पाज़े का प्रयोग किया जाता है। ये विराम श्वास प्रक्रिया के बीच होता है। इसकी अवधि बड़ी छोटी होती है, बस इतनी कि सांस ले ली जाए। ये विराम बस उतना ही समय देता है जितना कि एक चुटकी को बजाने या उसका एक उंगली के चटकने में लगता है। सामान्य वाचन में, विशेष रूप से जल्दी से बोलने में, श्वास प्रक्रिया के इस विराम का बस क्षणिक प्रयोग होता है और फिर कोई विशेष शब्द बोल दिया जाता है। अक्सर तो ये लगता है कि कोई विराम हुआ ही नहीं। स्तानिस्लावस्की का आग्रह है कि मंच पर वाचन में अपेक्षा के अनुसार इन विरामों
का प्रयोग होना ही चाहिए। उन्होंने नाट्य कला में विराम का महत्व तुरूप के प्रयोग जैसा माना है, जो अनिवार्यतः सफलता का जनक होता है। इसी उपमान योजना को आगे बढ़ाते हुए स्तानिस्लावस्की ने लिखा है कि जब हम मंच पर होते हैं तो हमारे हाथों में एक नहीं बल्कि दो तुरूप होते हैं, एक स्वर विन्यास का और दूसरा विराम का। ये दोनों ही तुरूप जैसी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अपनी इसी मान्यता को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने पहले तोस्तोव का एक भाषण उद्घट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो बोला गया तो शब्दार्थ तो समझ में नहीं आया था, लेकिन स्वर विन्यास और विराम इतने समर्थ रहे थे कि उन्होंने दर्शकों में समर्थ भावनाएं जगा दी थीं। तोस्तोव ने इस संदर्भ में अपने एक मित्र के विषय में भी बताया था, जो एक काव्य पाठ के आयोजन में एक अभिनेता के सस्वर वाचन को सुनकर आनंद विभोर हो उठा था। लेकिन ये पूछे जाने पर कि उस अभिनेता ने क्या पढ़ा था और क्या कहना चाहा था, उसने जवाब दिया था कि वो शब्द और अर्थ को तो नहीं ग्रहण कर सका था, लेकिन उस अभिनेता के वाचन ने उसे विशेष रूप से प्रभावित किया था। जब उससे ये पूछा गया कि आखिर उस पर बड़े प्रभाव का रहस्य क्या है, उसने जवाब दिया था, उसका रहस्य इस तथ्य में अंतर्निहित है कि श्रोता केवल शब्दों से संबंधित विचारों, मन प्रभाव एवं बिंबों से ही प्रभावित नहीं होता, वरन शब्दों की बहुरंगी भंगिमाओं और स्वर विन्यासों से भी संबंधित होता है, जो अपने साथ उन अनुभूतियों को भी घेर लेता है जिन्हें शब्द अन्य अभिव्यक्ति ही छोड़ देते हैं। ये प्रसंग इस बात को भली प्रकार स्पष्ट करता है कि वाचन में कभी कभी स्वर विन्यास और विरामों में इतनी सामर्थ्य होती है कि शब्द और अर्थ की सहायता लिए बिना वे श्रोताओं को विशेष रूप से प्रवाहित कर ले। स्तानिस्लावस्की रंगमंच पर वाचन को सतर्कता और सामंजस्य तथा अंतरात्मा की वाणी के रूप में ग्रहण करने के पक्षधर हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वाचन में केवल इनसे ही पर्याप्त सामर्थ्य नहीं आती, उनके लिए कई अनुबंध भी आवश्यक हैं तथा कुछ विशेष परिस्थितियां भी। स्वभावतः छात्रों ने ये जानना चाहा था कि उनके संबंध में कहाँ और कैसे जानकारी पाई जा सकती है। तो सर ने जवाब में कहा था, वाचन के प्रभाव में विषय में अलग अलग अभिनेताओं की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। उनमें से कुछ अन्य भौतिक तनाव में पाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी मुट्ठियां बांधते हैं, हाथों को चीर फाड़ करते हैं, एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं, सिर से लेकर पैरों तक अपने को हिलाते हैं। ये सब दर्शकों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। उनके मत में वाचन की इस पद्धति में वाणी को दबाव के साथ क्षितिज की दिशा में प्रसारित किया जाता है। उन्होंने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि रंगमंच की शब्दावली में ध्वनि पर काल की मात्रा के इस दबाव को उच्च तनाव का अभिनय, हाई टेंशन एक्टिंग कहा जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वास्तव में देखा जाए तो ये बोलने में काल की मात्रा को बढ़ाना नहीं, वरन चिल्लाने की दिशा में कर्कशता की ओर ले जाता है। ये वाचन के क्षेत्र को सीमित कर देता है। तोस्तोव ने इसके बाद अपने छात्रों से ठीक इसके विरोधी प्रणाली में बोलने के लिए कहा। उसके विषय में उसका निर्देश था कि अपने वाचन उपकरण की सभी मांसपेशियों को ढीला कर दो, तनाव के सारे दबाव को हटाओ, बोलने में काल की मात्रा की कोई चिंता न करो। अब उसकी शब्दावली को बड़ी शांत भावना के साथ फिर बोलो, लेकिन वाचन का क्षेत्र व्यापक हो और उसमें समुचित उतार चढ़ाव भी हो। कोस्या उसी ढंग से बोला। उसका शब्दों का उच्चारण बड़े सहज रूप में संपन्न हो गया और वाचन का क्षेत्र भी स्वभावतः बढ़ गया। तो सब ने कोस्या के वाचन से प्रभावित होकर उससे कहा था, तुमने देखा कि जब तुम बोल रहे थे तो तुम्हारा उच्चारण पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण था, लेकिन फिर भी तुम्हें इस प्रयास में प्रसव पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी थी। तोस्तोव ने इसके बाद कोस्या से उन्हीं शब्दों को और भी व्यापक स्वर ग्राम के साथ पंचम के स्थान पर समुचित आधार बनाकर उच्चम
स्पष्ट अष्टम स्वर में बोलने को कहा था। कौशल्या को उस ढंग में बोलने के लिए एक नए काल्पनिक आधार की खोज करनी पड़ी थी। उसे कल्पना करनी पड़ी थी कि उसके विशेष आग्रह करने, डांटने, डपटने, चेतावनी देने के बावजूद ग्रीष्मा कक्षा में देर से ही आया था। इस बार वो आधा घंटा के स्थान पर पूरे 1 घंटा देर से पहुंचा था। उसके सारे उपाय निरस्त हो गए थे, इसलिए मजबूर होकर अब उसे जोरदार कदम उठाना पड़ रहा था। उसकी जबान से बड़े परेशान स्वर में फूट रहा था, अब मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका स्वर बहुत ऊंचा नहीं हुआ क्योंकि वो भीतर से अपने को पकड़े हुए था और उसकी चिंता भी चरमावस्था तक नहीं पहुंची थी। तो सौर ने परम प्रसन्न होकर कहा था कि बस यहीं तक तो उसे पहुंचना था। उसका स्वर विन्यास बड़ा सबल था, वाणी ऊंची तो नहीं थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का खिंचाव भी नहीं था। यही तो ध्वनि का आरोह अवरोहात्मक प्रवाह अनुलंबित दिशा में आगे बढ़ते हुए संपन्न कर सकता है, और वो भी बिना किसी प्रकार के उच्च वोल्टेज के तनाव के अथवा बिना ऊर्ध्व रेखा में उठते हुए, जैसा उसने अपने पहले प्रयास में किया था। उसके बाद उन्होंने कौशल्या को समझाते हुए कहा था कि तुम्हें उन अभिनेताओं को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए जो ये सोचते हैं कि हम जोर से बोलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में जोर से बोलने में बल नहीं होता, वो मात्र जोर से बोलना और शोर मचाना होता है। उन्होंने आगे कहा था कि स्वर की उच्चता और निम्नता तो स्वर साधना अथवा पियानो में होती है, लेकिन जैसा लोग जानते हैं कि स्वर साधना अपने में स्वयं स्वर साधना नहीं है और स्वर साधना केवल पियानो के साथ ही नहीं होती। इसलिए इस धारणा को स्वर साधना अपने में स्वर साधना नहीं है अथवा पियानो अपने में पियानो नहीं है स्पष्ट करते हुए तोसर ने कहा था कि इन दोनों के लिए कोई परिपूर्ण माप नहीं है। इन्हें तोला नहीं जा सकता और न ही उनके विस्तार को मापा ही जा सकता है। वस्तुतः स्वर साधना एक सापेक्ष अवधारणा है। इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ अविवेकशील गायक ये सोचते हैं कि प्रखर और कोमल स्वरों के बीच अचानक विरोध उत्पन्न कर देना कोई बहुत बड़ा कौशल नहीं है। अपने स्वर विन्यास की मात्रा को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अंततः हम स्वर की उच्चता की परमावस्था पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अभिनेता अपनी वाणी का इस प्रकार प्रयोग करता है तो वो उसे पहले हिसाब लगा लेना चाहिए और अपनी माप के विषय में पूरी तरह निश्चित हो जाना चाहिए, अन्यथा उसके लिए अतिरंजना के झंझट में पड़ना आसान होगा। अक्सर मंच पर ऐसा होता भी है। त्रासद दृश्यों में पहले बड़ा शोरगुल होता है, प्रलाप भी चल पड़ता है, लेकिन फिर बोले जाने वाली शब्दों की ओर बिना ध्यान दिए, यानी उनके सामर्थ्य अर्थ के विषय में बिना सोचे विचारे फुसफुसाहट की रहस्यमय वाणी चल पड़ती है। कुछ अन्य प्रकार के भी गायक और अभिनेता होते हैं जिनके वाचन सीमित होते हैं और नैसर्गिक क्षमताओं सीमित, अपने स्वर विन्यास एवं पियानो के साथ अपनी नैसर्गिक विशेषताओं का उपयोग कुछ ऐसे भ्रम के साथ करते हैं कि उनकी सामर्थ्य 10 गुनी हो गई है। उनमें से कुछ के विषय में ये भी प्रसिद्ध है कि उनके पास वाचन के बहुत सारे स्रोत हैं, फिर भी वे स्वयं ये जानते हैं कि वस्तुतः उनकी तकनीक और कला ने उनका नाम ऊंचा किया है। जहाँ तक जोर से उसी रूप में बोलते रहने की बात है, रंगमंच पर उसकी उपयोगिता विरल रूप में ही कहीं देखने को मिलती है। अधिकांश अवसरों पर कला से अनभिज्ञ लोगों को बहरा कर देने के अतिरिक्त उससे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जब अभिनेता को अपने वाचन में वास्तविक ऊर्जा का संचार करने की ज़रूरत हो तो काल की मात्रा को भूल जाना चाहिए और केवल अपने स्वर विन्यास के और अपने विरामों को याद रखना चाहिए। स्वर विन्यास की सभी युक्तियों और साधनों को विकसित कर लेने के बाद ही यह आत्मकथन की समाप्ति अथवा दृश्य और नाटक के अंत के लिए उपयुक्त होगा। नाटक की अंतश्चेतना की मांग होने पर पंक्तियों अथवा शब्दों के समापन पर भी बहुत लघु क्षण के लिए आवाज़ को उठाया जा सकता है।
जब तम्मासो साल्विनी से पूछा गया कि इतनी आयु होने के बावजूद किसी विशेष भूमिका के लिए आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है कि आप इतनी ज़ोर से बोल पाए, उन्होंने जवाब दिया था कि मैं स्वयं ज़ोर से कहाँ बोलता हूँ, आप श्रोता बोलते हैं मेरे लिए। मैं तो बस इतना ही करता हूँ कि आपका मुंह खोल दूँ। काम तो बस इतना ही होता है कि अपनी भूमिका को उस चरम बिंदु तक ऊपर उठाऊं, और जब ये होता है तो दर्शकों को जोर से बोलना ज़रूरी लगता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। निश्चय ही रंगमंच पर किसी असाधारण परिस्थिति में ही ये ज़रूरी होता है कि ऊंची आवाज़ में बोला जाए। ये भीड़ के दृश्य में उल्लेखनीय रूप से उचित होता है, अथवा जब कोई वादन, गायन या अन्य प्रकार के ध्वनि विन्यासों और ध्वनि प्रवासों के साथ बोल रहा हो तो उच्च स्वर में बोलना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे अवसरों पर भी व्यक्ति को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अब भी उसकी ज़रूरत सापेक्षिक दृष्टि से ध्वनि के कार्मिक स्तरों पर ही होती है। इस संदर्भ में ये भी समझा जाना चाहिए कि वाणी को वाचन के स्वरग्राम में विभिन्न चरम स्वरों में से किसी के ऊपर लटकाए रखना जनसाधारण के लिए बहुत कष्टकर होता है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि वाचन में काल की मात्रा की खोज की अपेक्षा वाणी के स्वर उच्च तनाव में नहीं की जानी चाहिए। वाणी के स्वर साधना पियानो की स्वर लय से विलक्षण स्वर लयता की ओर धीरे धीरे बढ़ते समय की जानी चाहिए। उनके पारस्परिक संबंध में भी यही बात लागू होती है।